Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. So this is lecture number 4.6 and this will be all about एम्पियर सर्कुटल लॉ। एक नया टॉपिक आज आपको मैं करवा रहा हूँ बच्चों। इससे पहले जो भी कहानी थी वो बायट-सैवर्ट लॉ की थी और आज की जो कहानी है वो बायट-सैवर्ट लॉ से ही कहीं ना कहीं लिंक्ड है, बट उसका कहीं ना कहीं शॉर्टकट भी है। तो पूरी चीज़ें मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहली बात कि जब हमारे पास बायट-सैवर्ट लॉ है तो फिर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक अल्टरनेट लॉ की तरफ क्यों जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात की आपको मतलब सबसे पहले एक चीज़ मैं अब कहानी सुनाना चाहूँगा। जब आपने फर्स्ट चैप्टर किया था तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था और फ्लक्स भी निकालना सीखा था, है ना। जब आपने फ्लक्स निकाला था तो फ्लक्स का एक बेसिक फॉर्मूला आपको कराया गया था। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था आपके पास वो क्या था, E डॉट ए, है ना। ये चीज था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर के साथ। और फिर आपने क्या किया, इसको ओवरकम करते हुए, इसको इजी बनाते हुए इसको ऐसे पढ़ा, E डॉट डी एस वैक्टर, ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। इससे हमारे लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया। हमको पता था कि चार्ज को अगर मैं गॉसियन सरफेस में एनक्लोज कर दूं और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दूं तो मेरे लिए फ्लक्स निकालना बहुत आसान है, राइट, शॉर्टकट था। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या करना पड़ता, के क्यू बाय आर स्क्वायर करना पड़ता, देन एरिया से मल्टीप्लाई करना, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता, एंगल देखना पड़ता। बट यहां पर तो पता था आपको कि 4 कूलम अगर एनक्लोज्ड है तो 4 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दूं, तो शॉर्टकट था, इजी था। एम्पियर सर्कुटल लॉ कहीं ना कहीं बिल्कुल यही तरह से आपकी हेल्प करेगा, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अलग तरह की रहेगी, राइट। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ को मैं एज अ अल्टरनेट मेथड बोल सकता हूं या एज अ शॉर्टकट बोल सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि क्या कैसे, ठीक है। तो ये तो था कि मुझे एम्पियर सर्कुटल लॉ की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये बेसिकली मुझे बहुत क्विकली और एक्यूरेटली मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर देगा किसी भी सिमेट्रिकल फिगर के लिए। क्लियर है। तो देखो, वैसे गॉसियस लॉ में मैंने सिमेट्री की बात की थी क्योंकि वहां पर हमने सफेयर ड्रॉ किया। सफेयर का एरिया निकालना आसान है, एंगल प्रेडिक्ट करना आसान था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया का, राइट। फिर हमने जब सिलेंडर बनाया था उसके लिए एंगल प्रेडिक्ट करना आसान था, सिमेट्री थी, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ भी अजीब सी फिगर नहीं थी जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए याद करो, शीट में भी सिलेंडर डाला था हमने, राइट, वायर को भी सिलेंडर से एनक्लोज किया था और सफेयर में भी सिमेट्री हमको मिल गई थी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहां पर देखो कहानी कैसे थोड़ा सा आपको समझनी है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एम्पियर सर्कुटल लॉ। अपने को पहले बेसिक बातें पता होनी चाहिए एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि ये एक अल्टरनेट मेथड है। हाँ, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि ये एक शॉर्टकट भी है, ठीक है। तो अल्टरनेट मेथड बोल दो या शॉर्टकट बोल दो। किस चीज का, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। इट इज अ बेसिकली अल्टरनेट मेथड और शॉर्टकट मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, राइट, ओके। सो काम कैसे करता है ये, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस तरह से अप्लाई होगा। तो सी, अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। मैं चाहता हूं कि मुझे यहां पर इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करूंगा। एम्पीरियन लूप का मतलब एक इमेजिनरी क्लोज लूप ड्रॉ करूंगा, कुछ ऐसे, इस पॉइंट को काटते हुए इस तरह से कुछ ऐसे एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया मैंने कि जो ये करंट कैरिंग, ये थोड़ा सिमेट्रिकल बना लेते हैं हम, सर्कुलर बना लेते हैं इस तरह से ताकि हमारे लिए इजी रहे, ताकि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये इसके बीच में से एनक्लोज हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे, जैसे कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैंने एक एम्पीरियन लूप ऐसे ड्रॉ कर दिया, क्लियर। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में से थ्रेड हो रहा है,
यहां जहां पर मैं निकालना चाह रहा हूं वहां तक का डिस्टेंस मैंने बोल दिया a, और अल्टीमेटली ये जो a होगा ये इस लूप का रेडियस भी होगा। अच्छा, ये एम्पिरियल लूप क्या है? एक इमेजिनरी लूप है। दिस इज बेसिकली इमेजिनरी लूप ड्रॉन अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। दिस इज इमेजिनरी लूप ड्रॉन। अब ठीक है, अब देखो इसके बाद ये था फर्स्ट स्टेप 1 कि आपने क्या किया, करंट कैरिंग कंडक्टर के अबाउट एक लूप ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा काम, इस लूप में आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना है, या आप खुद से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दे सकते हो। क्लियर है? जैसे कि अभी मुझे समझ आ रहा है कि करंट अगर ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो ठीक है यार, मेरे लिए थोड़ा सा आसान है अभी सिंगल वायर के लिए। मैं क्या करता हूँ, करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा डेफिनेटली इस तरह से, है ना। अगर मैं इसको अपने राइट हैंड थंब रूल यूज करूं तो देखो, इसको अगर मैं राइट हैंड में होल्ड करूं, थंब विल इंडिकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन क्या होगा, इस तरह से यहां से बाहर और यहां से ऐसे, इस तरह से ऐसे घूम कर जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इसका ना मैं एक तरह से आपको टॉप व्यू दिखाता हूं। टॉप व्यू क्या है कि ये ऊपर से आप अगर देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो करंट कैरिंग लूप में करंट आपकी तरफ आ रहा है। अगर आपकी तरफ आ रहा है, राइट, मैंने क्या बोला, करंट आपकी तरफ आ रहा है, करंट आपकी तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे, इस तरह से। ठीक है, ये डायरेक्शन किसकी है, बी वेक्टर की। ठीक है, समझ पा रहे हो? इसका अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ऊपर की तरफ का मतलब आपकी तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये। अच्छा, अब आपने क्या ड्रॉ किया, ये जो लूप है इसकी रेडियस a है। ठीक है, अब इसके अंदर आप किसी भी पॉइंट पर एक बार आप डीएल को बनाओ। मान लो ये आपने डीएल बनाया, यहां पर आपको समझ आ रहा है कि बी वेक्टर और जो डीएल वेक्टर है उसके बीच में थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। जिस डायरेक्शन में बी वेक्टर उसी डायरेक्शन में डीएल वेक्टर, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। यहां पर बनाओगे तो यहां पर देखो टेंजेंट ड्रॉ कर दो इस तरह से। जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड भी यहीं पे घूम रहे हैं। हर पॉइंट पर, जिस मर्जी पॉइंट पर ले लो, हर पॉइंट पर बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर आर बेसिकली लाइक एट 0 डिग्री एंगल। इसके बाद अगली कहानी। ठीक है, अभी आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, अभी सिंगल वायर समझा रहा हूं, धीरे धीरे आपको सारे केसेस समझाऊंगा। ठीक है, एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट पर आ रहा हूं मैं, स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां पर। इसकी स्टेटमेंट हमको ये कहती है, ठीक है, एक बार इसको अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, जितना मैंने बनाया है। तो बच्चों सीधा स्टेटमेंट पर आते हैं। ठीक है, अभी आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि ठीक है यार, लूप ड्रॉ करना है, एम्पिरियन लूप बोलते हैं इसको। ठीक है, और एम्पिरियन लूप को कुछ ऐसे ड्रॉ करना है कि वायर को अंदर एनक्लोज कर ले। ठीक है, अब देखो कहानी को थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। ठीक है, अब देखो इसको मैं रब कर रहा हूं फिलहाल यहां पर। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है, तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मैं एक लाइन का मतलब, एक वर्ड का मतलब आपको बताऊंगा। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेट, अभी मैं पढ़ रहा हूं पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट पासिंग थ्रू लूप। ये समझाने से पहले मैं एक बार आपको दोबारा से ये चीज समझाऊंगा कि लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में फर्क क्या है। अगर मैं यहां पर एनक्लोज सरफेस 3D बना रहा हूं, या मैं बोल रहा हूं कि मैंने एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दिया है, तो इसका छोटा सा एलिमेंट लूंगा मैं यहां पर ds, एरिया वेक्टर, राइट, छोटा सा एलिमेंट क्या, छोटा सा एरिया ले लूंगा ds, और अंदर मैंने चार्ज को एनक्लोज कर रखा है। ठीक है, और इस चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा कुछ ना कुछ। तो मैंने ऐसे बोला था कि भाई आप इसका क्या करो, क्लोज सरफेस इंटीग्रल लो, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया ई वेक्टर, ds वेक्टर। अब ये जब ये क्लोज लूप बनाया आपने, तो यहां पर क्या करा दिया, क्लोज इंटीग्रल, और यहां पर क्या लगा दिया आपने, ds वेक्टर। तो मैंने इसको बोला था क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, राइट। अब मैं यहां पर एक 2D फिगर बना रहा हूं, राइट, आई एम नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ 3D फिगर। मैंने यहां पर अब क्या बनाया, एक लूप बनाया, एक सर्कल बनाया, सिमेट्रिकल। शेप कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली मैं क्या प्रेफर कर रहा हूं, सर्कल, ताकि सिमेट्री आए, एंगल को प्रिडिक्ट करना आसान हो। जैसे कि पता है कि मुझे 0 डिग्री हर पॉइंट पे मिल रहा है, तो यहां पर मैं अगेन वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, क्लोज। क्लोज का मतलब लो जी, इंटीग्रेशन को कर दिया क्लोज लूप के लिए। अच्छा,
उसके बाद मैं यहां पर अब क्या लगा रहा हूं, ई वेक्टर की जगह मैं रिप्लेस क्या कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर डॉट डीएस की जगह क्या लगा रहा हूं, डीएल। और जैसे ही मैंने यहां पर डीएल लगाया मैंने इसको क्या बोल दिया, लाइन इंटीग्रल बोल दिया। क्लोज लाइन इंटीग्रल बोल दो चलेगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल चलेगा, ठीक है। तो सरफेस इसलिए लगा रहा था वहां पर क्योंकि एक एनक्लोज सरफेस था पूरा का पूरा, राइट। चार्ज को एनक्लोज कर रखा था 3D फिगर। यहां पर क्या है, लाइन इंटीग्रल है, दैट्स व्हाई आई पुट अ लाइन इंटीग्रल हियर। बच्चों को वरना एंड तक क्लियर ही नहीं होता कि ये लाइन इंटीग्रल क्या होता है। अच्छा, यहां पर ई डॉट डीएस क्या था, चार्ज एनक्लोज्ड, जितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो डिवाइड बाय परमिटिविटी। यहां पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पी पॉइंट पर, जहां तक मैंने इसकी मतलब रेडियस को कंसीडर कर रखा है, यानी कि ये मान लो ये रेडियस ए है, तो यहां पर अगर मैं निकालना चाह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे पता है जितना करंट इस लूप ने एनक्लोज कर रखा है, मान लो इस वायर के अंदर 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, तो मैं लिखूंगा यहां पर 4, यानी कि आई इनसाइड लिख देता हूं एनक्लोज की बजाय, है ना, ज्यादा एक्यूरेट है। आई इनसाइड, नॉट आई एनक्लोज, आई इनसाइड, और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं इसको वैक्यूम में स्टडी कर रहा हूं या फ्री स्पेस में स्टडी कर रहा हूं, तो परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, वैक्यूम के लिए क्या आ जाएगा, म्यू नॉट। तो बस आपने क्या करना है, 4 एम्पियर को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। म्यू नॉट की वैल्यू आपको बताइए क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। लो जी, इतना करते ही आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता लग जाएगा। समझ पा रहे हो डिफरेंस, सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, सीधा डिफरेंस, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी। तो कहानी को अब बिल्कुल इजी बनाता हूं आपके लिए। अब आपको एक बात का मतलब समझ आएगा कि अगर आप लाइन इंटीग्रल कर दो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का, ये लो जी, लाइन इंटीग्रल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का, और क्लोज लूप है, तभी मैंने यहां पर क्या क्लोज पा दिया, ऐसे क्लोज लाइन इंटीग्रल बन गया। अभी इन अ फ्री स्पेस है, तो यहां पर मुझे म्यू नॉट यूज करना है। अगर ये कोई सपोज करो कोई एनी अदर मीडियम होता तो म्यू नॉट यूज ना करता, मैं यहां पर म्यू यूज करता, म्यू एम यूज करता। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट पासिंग थ्रू दैट लूप, राइट। तो ये थी बिल्कुल कहानी। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भाई लो जी, ये है कोई आपके पास एम्पीरियन लूप आपने जो ड्रॉ किया, क्योंकि यहां पर बाहर की तरफ करंट जो कैरिंग कंडक्टर था उसमें करंट था, आई इन साइड कितना आ गया आपके पास, मान लो 10 एम्पियर करंट आ गया। बताओ कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पर। तो आप क्या कर दोगे, सिंपल है भाई, इस पॉइंट पर क्या होगा, म्यू नॉट इंटू में 10, यानी कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू में 10। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 40 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इजी है प्रेडिक्ट करना, ठीक है। तो आप इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर पाओगे। अच्छा, अब ना यहां पर अगर मैं इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। देखो कैसे, रिजल्ट का प्रूफ देख लो, फिर मैं इसके स्पेशल केसेस पर आऊंगा। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, कुछ इस तरह से, दिस इज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और मैंने यहां पर ऐसे एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया, तो ऐसे लो, मान लो ये लूप ड्रॉ कर दिया मैंने इस तरह से, ठीक है। चलो ऐसे मान लो, इसमें से वायर ऐसे थ्रेड हो रही है, ये हो गया आपके पास ए, मान लो। इस पी पॉइंट पर आपने क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या आपको पता ही है। अभी मुझे एक चीज यहां पर लेकर चलनी पड़ेगी, एज वी नो ऑलरेडी कि बी वेक्टर ड्यू टू अ स्ट्रेट infinite long conductor is what, b की वैल्यू, चलो डायरेक्शन भी छोड़ो, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था। यानी कि मुझे इतना तो पता है कि इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पी पॉइंट पर जो बी की वैल्यू है वो ये है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर के लिए पिछला लेक्चर देखो। मुझे ये प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, यहां पर अगर मैं बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर में एंगल चेक करूं, तो देखो अगर मैं यहां पर डीएल वेक्टर ड्रॉ कर लूं, टेंजेंट ड्रॉ करो, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, डीएल भी ऐसे है। यहां पर देखो टेंजेंशियली डीएल की, देखो डीएल की लेंथ भी क्या, टेंजेंशियली आपने डीएल की डायरेक्शन कैसे देखी, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे। यहां पर देखो डीएल वेक्टर भी ऐसे,
अपना मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है ना, करंट कैरिंग लूप का देखो, अगर करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा होगा इस तरह से, इस तरह से। तो जो मैं डीएल ले रहा हूं, डीएल भी क्या, डीएल और जो बी है उसमें एंगल हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। कई बार भी टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो। तो अगर मैं यहां पर अच्छा ये चीज और इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, ये डॉट प्रोडक्ट है, बी डीएल नहीं, ये बी डॉट डीएल है, राइट। यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू में दिस स्मॉल एलिमेंट, राइट। तो बी डॉट डीएल वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, बी डीएल कोस 0 डिग्री, यानी कि ये क्या जाएगा, सिंपल बी डीएल। क्लियर है। अच्छा अगर मैं यहां पर क्लोज इंटीग्रल ले लूं इसका, लो जी क्लोज इंटीग्रल ले लिया, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब देखो ये किसके इक्वल आएगा, देखे। चलो अब सबसे पहला काम, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर का बी और ये डीएल और साथ में डॉट प्रोडक्ट खोला तो क्या आ जाएगा, कोस 0 डिग्री। तो यानी कि ये कितना बन गया, ये बन गया आपके पास बी डीएल बन गया, राइट। अब देखो अगर इस एम्पियर लूप को, अब ध्यान से देखो, इसकी रेडियस क्या है, ए है। अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट हूं और मैं निकालना चाहता हूं कंप्लीट लेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड, मेरा मेन मोटिव क्या है कि मैं कंप्लीट लेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 पाई है इस लूप का, क्योंकि रेडियस ए है। तो कंप्लीट लेंथ का अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इंटीग्रेशन ले लिया आपने 0 से 2 पाई है। अब देखो इसके बाद की कहानी, अगर मैं यहां पर बी की वैल्यू लगाऊं, बी की वैल्यू तो मुझे पता ही है ऑलरेडी, स्ट्रेट कंडक्टर जो इनफाइनाइट लोगे उसका यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहां पर म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, आर की बजाय ए लगा दो यहां पर क्योंकि हमने ए रेडियस ले रखी है, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल 0 से 2 पाई है। जब इसको सोल्व करूंगा तो बच्चों सोल्व करके क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए इंटू में 2 पाई ए, उड़ा दो लो, क्या है आपके पास, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। लो जी यही तो मैं रिजल्ट ढूंढ रहा था, अरे यही तो रिजल्ट मैं ढूंढ रहा था। और ये आई कौन सा है, वही तो आई है जो कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, और ये कौन सा आई है, इनसाइड आई। क्लियर, आई होप कि आपको ये विजिबल होगा जो मैंने नीचे की है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो देखो कहानी बिल्कुल सिंपल है, जो चीज मैं आपको बता रहा था वो मैंने प्रूफ कर दी। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि कितना करंट इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। एम्पियरल लूप बनाओ, एनक्लोज कर दो और सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो। तो दिस इज बेसिक, ये है सीबीएसई लेवल का आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। कॉम्प्लेक्स केस क्या बन सकता है उस पे आता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स केस और एक्स्ट्रा बातें कुछ, किससे और क्या क्या हम निकाल सकते हैं, क्या क्या बन सकता है केस, और किन चीजों का अपने को ध्यान रखना है, तो इसको नोट डाउन करो जरा। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। तो बच्चों देखो इसमें और क्या कॉम्प्लेक्स हो सकता है या क्या चीज आपको मतलब थोड़ा परेशान कर सकती है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ और दूसरी वायर में करंट फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, मान लो इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2, और आप यहां पर इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो दोनों वायर की वजह से, क्या करेंगे हम, देखो स्टेप नंबर 1, लूप बना दो ऐसे, ठीक है। आपने लूप बना दिया। अब देखो इस कंडीशन को ना मैं यहां पर देखो इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं, जो करंट ऊपर की तरफ फ्लो करे डेट मींस कि मैंने जब इसको ऐसे किया तो आपकी तरफ आ रहा है करंट, एक को बना दिया मैंने डॉट, और जो नीचे की तरफ फ्लो करे यानी कि आपसे दूर जरा अंदर की तरफ उसको बना दिया मैंने क्रॉस। तो ये वाला करंट है I1 और ये वाला करंट है I2, और ये लो जी ये बना दिया लूप इस तरह से। अब आपको पता है कि इस लूप में इस ए का कोई रोल नहीं है कि ए, कई बार भी इस लूप की रेडियस यूज नहीं हुई है ना। अब अपने को ना इस लूप के लिए अप्लाई करना है। देखो यहां पर ना, अब मेरे पास यहां पर एक सीधा सा ऑप्शन ये है कि एक तो करंट अगर मैं I1 को कंसीडर कर रहा हूं जो बाहर की तरफ आ रहा है, अगर I1 को कंसीडर करूं तो मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए ऐसे, अगर I2 को कंसीडर करूं तो मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल चूज एनी डायरेक्शन, आपने मान लो कि डायरेक्शन चूज कर ली ये वाली, राइट। अब ये वाली डायरेक्शन चूज करी तो यानी कि आप किसको सपोर्ट करना चाह रहे हो, I2 को, सॉरी I1 को, I1 को सपोर्ट करना चाह रहे हो क्योंकि I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनना था। तो अब अगर आप डायरेक्शन को ये चूज करोगे तो I1 के लिए हर वक्त बी वेक्टर और डीएल वेक्टर में जो थीटा होगा, मतलब बी वेक्टर और डीएल वेक्टर में जो थीटा होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा।
लेकिन I2 के लिए ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इस I2 के लिए क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि I2 का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और आप DL को चूज करो इस डायरेक्शन में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को चूज करो इस डायरेक्शन में। अब देखो यहां पर ये लिखा कैसे जाएगा, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू जिसके फेवर में आपने मैग्नेटिक फील्ड लिया है, जैसे कि I1 के फेवर में लिया है तो I1 लिखा जाएगा पॉजिटिव, जिसके फेवर में नहीं लिया वो लिखा जाएगा यहां पर नेगेटिव। तो इसके केस में रिजल्ट होगा ये, अगर एक में करंट दूसरे के अपोजिट आ जाए, अगर यहां पर एक तीसरा भी कंडक्टर होता, यानी कि मान लो यहां पर मैंने एक और इस तरह से वायर बना दी जिसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, इसको अगर ऐसे करूं नीचे की तरफ का मतलब अंदर की तरफ जा रहा है करंट, तो वो लिखा जाता फिर ऐसे I1 पॉजिटिव, क्योंकि उसकी डायरेक्शन में आपने क्या मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कंसीडर किया, डायरेक्शन आप कंसीडर करोगे, डायरेक्शन आप चूज करोगे, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास I1 माइनस I2 माइनस I3 म्यू नॉट। क्लियर है बात। तो ये लिखा जाएगा ऐसे। अगर यहां पर I1 और I2 ही होते, और मैं बोल रहा हूं कि I1 इज इक्वल टू I2 है, दोनों करंट कैरिंग जो एलिमेंट है उनकी डायरेक्शन अपोजिट है बट उनकी वैल्यू सेम है, तो यही रिजल्ट आपको क्या दे देता है यहां पर I1 माइनस I2 इंटू में म्यू, और यानी कि वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लेता मैं यहाँ पर 0 लेता, मैग्नेटिक फील्ड वैनिश आउट हो जाता है यहाँ पर। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई अगर दो कंडक्टर आ जाए और लूप आप बना दो उसके अबाउट, तो आपने कैसे डायरेक्शन को चूज करना है, ठीक है। तो ये वैसे तो सीबीएसई में नहीं आते, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की जो मैंने लिखी है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि यार हमको एम्पीयर सर्किट लॉ यूज करना कहां पर है, मतलब अपने को नीड है, ठीक है, लेकिन यूज कहां पर करेंगे। देखो वैसे तो एम्पीयर सर्किट लॉ हर जगह यूज हो सकता है, बट आपको प्रॉब्लम कहां पर आ सकती है कि मान लो एंगल बन रहा है 10 डिग्री एक जगह पर, एक जगह बन रहा है 11 डिग्री, एक जगह बन रहा है 37 डिग्री, एक जगह बन रहा है 73 डिग्री, वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। सिमेट्रिकल फिगर है तो इजी है, जैसे कि सर्कल बना रहा हूं, हर जगह आपको BDL में या तो 0 डिग्री मिलेगा, 0 डिग्री मिल रहा है आपको हर जगह। अगर मैं करंट देखो, अगर मैं ऐसे करंट बना रहा हूं ऊपर की तरफ करंट और लूप ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से, तो आपको पता है यार DL की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये 0 डिग्री, तो ये सिमेट्रिकल है, यहां पर बहुत अच्छे से काम करेगा। तो लिख लेते हैं हम कि व्हेन इट इज यूजफुल, एम्पियर सर्किटल लॉ इज यूजफुल, ठीक है। मैं कंडीशंस लिख देता हूं, टाइम को थोड़ा सा सेव करते हैं। तो बच्चों अब एम्पियर सर्किटल लॉ देखो, तीन ऐसे मैंने पॉइंट यहां पर पिक करे जहां पर इसको अप्लाई करना बहुत आसान है। देखो पहला पॉइंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल टू लेंथ हो और नॉन जीरो, जैसे कि जो अब तक आप केस कर रहे थे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक तो नॉन जीरो था और एक टेंजेंशियल टू लेंथ था, यानी कि ये DL बना है, इसके टेंजेंशियल देखो, अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो तो यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, यही डायरेक्शन DL की, यही डायरेक्शन टेंजेंट की, यही डायरेक्शन DL की, यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। तो टेंजेंशियल टू लेंथ यानी कि हमेशा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रहे, तो इजी है प्रेडिक्ट करना, cos 0 1 हो जाएगा। अच्छा दूसरी कंडीशन, अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू लेंथ आ जाए, अगर मान लो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाए, मतलब लेंथ, अगर मान लो मैं ऐसे इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर रख दूं, अब आपको पता है अगर ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर रख दूं और लूप को ऐसे ड्रॉ कर लूं, तो यहां पर आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लेंथ की क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, राइट। तो नॉर्मल टू लेंथ में मुझे पता है कि 0 हो जाना है, राइट। तो यानी कि अगर या तो B नॉर्मल हो या B टेंजेंशियल हो, दोनों केस में मुझे रूल अप्लाई करना इजी है। वो अलग बात है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कुछ ना कुछ मिलेगा और यहां पर 0 हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, B अपने आप ही वैनिश आउट हो जाए। वैनिश आउट जैसे कि अभी आपको केस बताया था कि लो जी ये एम्पियरल लूप है, यहां पर करंट जा रहा है अंदर की तरफ, यहां पर करंट आ रहा है बाहर की तरफ, और I1 इज इक्वल टू I2 है, और ये लो जी आपने डायरेक्शन ड्रॉ कर दी मैग्नेटिक फील्ड की, लूप की, राइट। DL चलो यहां पर देखो ना, यहां पर जब आप वैल्यू प्लेस करोगे क्या मिलेगा, I1 माइनस I2 इंटू में म्यू नॉट इक्वल्स टू व्हाट, क्लोज इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। तो I1 और I2 तो आपस में इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 0। तो राइट, तो यहां पर B वैनिश आउट हो जाए, वहां पर क्या होगा आपका
इसको अप्लाई करना इजी होगा, ठीक है। तो ये बस कुछ पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं, इंपॉर्टेंट है कह सकते हो। बस अब आज एक एप्लीकेशन और कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को करते हैं हम ओवर। तो इसको जरा मैं रब कर चुका हूं, रब कर देता हूं। तो बच्चों इसकी जो पहली एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ की, ये आपने बायट-सेवर्ट लॉ में भी ऑलरेडी इसको प्रूफ किया है, इसको निकाला है। तो पहले एप्लीकेशन क्या है कि मुझे किसी इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हाँ मुझे पता है कि आपने पहले निकाला हुआ है ये, वो क्या निकाला था, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, अगर आप रेडियस ए ले रहे हो, वरना 2 पाई आर। क्लियर है। तो ये आप पहले भी निकाल चुके हो, लेकिन अब हम करेंगे इसको एम्पियर सर्किटल लॉ से, और इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो तो एक काम करते हैं कि इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं, इस तरह से करंट फ्लो कर रहे हैं मान लो ऊपर की तरफ, तो एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करा आपने। अगर आप इस पी पॉइंट पर निकालना चाह रहे हो तो यहां से इसकी रेडियस क्या ले लो, आप ए ले लो, ठीक है। अच्छा अब यहां पर जो डीएल एलिमेंट है, अब डेफिनेटली डीएल जो बी वेक्टर है वो डीएल एलिमेंट के साथ थीटा की वैल्यू क्या बना रहा है, 0 डिग्री टेंजेंशियल है ना। टेंजेंट ड्रॉ करो, डायरेक्शन मिल रही है आपको, देखो यहाँ पर डायरेक्शन ड्रॉ कर लो, बी इधर, डीएल भी इधर, यहाँ पर डायरेक्शन ड्रॉ करो, जहां पर डीएल है वहां पर बी है, ठीक है। अब इसका मतलब अगर मैं यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज बेसिकली राइट नाउ व्हाट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड, जितना करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। अच्छा तो मुझे मेनली क्या निकालना है, मुझे बी निकालना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका देखो, तो क्यों ना मैं, देखो यहां से अगर मैं पूरे ही लूप अराउंड, अगर मैं चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड पूरा निकालूं, तो मुझे यहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लेनी पड़ेगी, 0 से 2 पाई ए बी डी एल कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अच्छा अगर इसको मैं सोल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ डी एल 0 से 2 पाई ए इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अगर इसको मैं लिखना चाहूं यहां पर तो क्या ये लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, इसको मैं ये लिख सकता हूं, b एल लिमिट्स क्या चल रही है, 0 से 2 पाई ए इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। तो ये आ जाएगा आपके पास b इंटू 2 पाई ए इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और b का मतलब म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए। क्या यही रिजल्ट की मैं बात कर रहा था, क्या रिजल्ट बिल्कुल वही आया जो हम चाह रहे थे, समझ पा रहे हो। तो इस बार मैंने क्या यूज किया, मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ यूज किया। बायट-सेवर्ट लॉ से तो हम कर चुके हैं पहले, लेकिन मैंने क्या किया, एम्पियर सर्किटल लॉ। और आपने डेरिवेशन में भी डिफरेंस देख लिया होगा, पिछली वीडियो में जो बायट-सेवर्ट लॉ से प्रूव किया था वहां पर इंटीग्रेशन भी थी, एलिमेंट्स को हमने कन्वर्ट, डीएल को डी थीटा की फॉर्म में लेकर आया था, आर को भी कन्वर्ट किया था। यहां पर देखो कितना सिंपल है काम। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, दिस इज द शॉर्टकट एंड बेस्ट अल्टरनेट मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। आई होप कि आपको ये लेक्चर में ये डेरिवेशंस निकालना समझ आया होगा बच्चों, राइट। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो बच्चों आज का लेक्चर बस इतना ही था। आज हमारा मेन मोटिव क्या था, एम्पियर सर्किटल लॉ को समझना और उसका प्रूफ, और ये कहाँ पर और किस कंडीशन में हमने यूज करना है। तो इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। और आपको पता ही है कि अभी बोर्ड एग्जाम 2020 का जो रिजल्ट आया बहुत ही धमाकेदार है। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारी एकेडमी क्वांटम एकेडमी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड करनाल ने मोर देन 20 स्टूडेंट्स का 95 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, 95 एंड 95 प्लस रिजल्ट दिया है, जिसमें हमने अपनी सिटी में बहुत से ऐसे बच्चों के भी 90 अचीव करवाए हैं जो उम्मीद छोड़ चुके थे, मतलब सितंबर तक, कि भाई हम कभी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इवन तक कि मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इट्स नेवर टू लेट, जस्ट एक अच्छे पैटर्न को फॉलो करो अपनी स्टडी के। सिर्फ 1 मिनट और लूंगा। अभी आपने अक्टूबर तक क्या करना है, अगर आपको देखो 95 से 100 के बीच में क्रैक करना है। देखो फिजिक्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और अपने सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन वहां से मिलेंगे जहां पर आप कभी मतलब सोच भी नहीं पाओगे। जैसे कि आपको डेरिवेशन का हर एक पार्ट अच्छे से समझना है, हर एक चीज को अच्छे से समझना है। ऐसा नहीं कि डेरिवेशन आपको एज इट इज मिल जाएगी, या ऐसा भी नहीं आपको बस सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा और आपको उसका आंसर आता होगा। नहीं, आपको क्वेश्चन को ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढना पड़ेगा, कंसेप्ट को अच्छे से पढ़कर। तो पैटर्न क्या है,
अब से लेकर मतलब मार्च अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, नवंबर तक अपना सिलेबस फिनिश करो बिल्कुल बेसिक चीज़ों के साथ। नोट्स बनाओ अच्छे से, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे ही अक्टूबर आए एक अच्छी सी बुक परचेज कर लो, कोई भी बुक परचेज कर लो जिसमें आपने बहुत सारी कंसेप्चुअल रीडिंग करनी है। कंसेप्चुअल रीडिंग इनकी जो कंसेप्ट आपने अपने नोट्स में लिखे हुए उन डेली क्या करो, उन नोट्स को ओपन करो, 5 टॉपिक पिक करो, उन 5 टॉपिक पे कम से कम 50 कंसेप्चुअल्स ढूंढो और उनको क्या एक अलग सी नोटबुक में बनाना स्टार्ट कर दो। उसके बाद ऐसे करते करते 2 महीने तक आपने कंसेप्चुअली अपने आप को बहुत ज्यादा सॉलिड करना है, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन के 4-5 तरह के क्वेश्चन बनाने आ जाए और 4-5 क्वेश्चन अगर आप कभी देखो तो कभी कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद जैसे ही दिसंबर खत्म होगा, दिसंबर के बाद आपने क्या करना है, एनसीईआरटी को रीसोल्व करना है, प्लस एग्जाम्पलर के क्वेश्चन उठाने स्टार्ट कर देने हैं। 15 दिन का अपने आप को टाइम दो कि 15 दिन में आपने 15 चैप्टर की एनसीईआरटी हर हालत में सोल्व करनी है, क्योंकि वो पहले भी आप कर चुके इसलिए आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही 15 जनवरी आए, 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक लेवल 2 टेस्ट सीरीज दो, जिसमें आपको क्या कोई नॉर्मल सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं, आपको टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस फिजिक्स के, मतलब जैसे कि मैं आपको बोलूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज लिखनी नहीं है, उन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप क्या सोल्व करने स्टार्ट कर दो। ऐसा मतलब एक अच्छा मेंटर ढूंढो फिजिक्स का जो आपको ऐसे टेस्ट बनाकर दे सके, आपको मॉडिफाई कर सके, आपको स्टेमिना, आपका जो स्ट्रेटेजी है, आपको मतलब एक ऐसा आपके पोटेंशियल को पहचान सके कि आपको इस लेवल पर किस चीज की जरूरत है। क्लियर है? तो 15 जनवरी से 15 फरवरी का जो टाइम होता है वो होता है डिसाइडिंग टाइम कि भाई आप कितना क्रैक कर पाओगे, राइट। उस टाइम पीरियड में क्योंकि आप सारा सिलेबस कर चुके हो, इसलिए आपको क्वेश्चंस को क्रैक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए वो टाइम में अपना दिमाग खुला रखना और ऐसे से क्वेश्चन से भिड़ जाना जो आप सोचते थे कि भाई ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। वो टाइम में आपका माइंड खुला होगा, क्वेश्चंस और फॉर्मूलाज आपको कहीं ना कहीं याद होंगे। 15 फरवरी आते ही जस्ट रिलैक्स और नोट्स को दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दो जो आपने पूरे साल बनाए हैं, बस इतना ही करना है और आप बहुत इजीली स्कोर अच्छा कर सकते हो। तो ये छोटी सी एक एडवाइस थी। ये मैं इसलिए एडवाइस दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पिछले साल जितने भी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, ठीक है, उनके पीछे यही हमने पैटर्न फॉलो किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट हमने प्रोड्यूस किया। और जल्द मैं आपको अभी मतलब इसी चैनल पर इंटरव्यू भी आप उनसे बच्चों से करवाऊंगा, वो अपना जो सक्सेस सीक्रेट है वो आपसे शेयर करेंगे और आई होप कि आपको कुछ अच्छा लाइफ में करने का मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नोट्स अच्छे से बनाओ, अदरवाइज क्वांटम अकेडमी के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, वहां पर आपको हर चैप्टर के नोट्स इजीली मिल जाएंगे। Subscribe to my channel and click the bell icon to never miss an update in future.